Hello, students. Welcome to SSC Expert, your one-stop solution for SSC CGL, CHSL, CPO, GD और कोई भी एग्जाम जो SSC के द्वारा यहाँ पे कराया जाता है। हम कर रहे हैं बच्चों हमारी न्यूज़ टू मार्क्स सीरीज जो उसके अंदर हम कवर कर रहे हैं जुलाई का थर्ड वीक। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इस जो सीरीज है इसकी हमारी पहली न्यूज है, पहला आर्टिकल है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। रिसेंटली जो है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने जो है यहाँ पे इंडिया की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर, ठीक है, यूएस 890 मिलियन का यहाँ पे फंडिंग डिक्लेयर करी है। किस चीज के लिए? कि इंडिया का जो है रूफटॉप सोलर प्रोग्राम इंस्टॉलेशन, मतलब कि जो छत पे हमारे जो है सौर ऊर्जा जनरेट करने के लिए जो हमारे पैनल लगाए जाते हैं उनके इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे $890 की फंडिंग यहाँ पे अप्रूव की गई है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, अब देखो, अगर बात करता हूं मैं यहाँ पे पीएम मुफ्त, ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो क्या है बच्चों? देखो, ये एम रखता है कि क्या करना है कि इसका मकसद घरों में रूफटॉप सोलर बिजली का सोलर को आसान बनाना, साथ ही साफ सुथरी और, ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा की सुरक्षा को सिक्योर करना। मतलब कि किस पे बात कर रहे हैं अपन सर? नवीकरणीय ऊर्जा सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या क्या मदद करता है इसके अंदर सर? ये कुल मिलाकर जो है सर 10 लाख सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने की बात करता है, जिसके तहत इस योजना के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? ठीक है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है केंद्र के द्वारा वित्तीय सहायता इसमें उपलब्ध कराई जाएगी, बैंकों से यहाँ पे बिना गारंटी के लोन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन और सब्सिडी के लिए क्या मिलेगा आपको? ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और यहाँ पे जो वेंडर्स हैं, वेंडर का मतलब होता है बच्चों कि वो लोग जो यहाँ पे सोलर पैनल की कंपनी बना रहे हैं जिसको आपके घर पे इंस्टॉल किया जाएगा उसको लिस्ट में शामिल करना, एज वेल एज जो उसकी गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसकी गारंटी सुनिश्चित करना। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे डिस्कॉम्स है, डिस्कॉम्स का मतलब होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, मतलब कि जैसे बिजली है तो बिजली का उत्पादन अलग कंपनी करती है और बिजली का वितरण अलग करती है, अलग कंपनी करती है, ठीक है, उसको कहा जाता है हमारा डिस्कॉम। ठीक है, और इसके अलावा जो वित्तीय संस्थान है उनकी क्षमता में क्या करना? वृद्धि करना, यानी कि उनकी क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, क्या करेगा सर? ये 10 लाख लोगों को जो है मदद प्रोवाइड कराएगा, जिसके तहत जो है 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट हमारे लगाए जाएंगे। क्लियर है? घरेलू बिजली की जो खपत है उसको कम किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है, यहीं पे भारत के अंदर बनने वाले सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग जो उत्पादन है उसमें वृद्धि की जाएगी, जिसके अंदर कौन सा प्लेटफॉर्म सर? मेक इन इंडिया, इसकी मदद दी जाएगी। और इसके अलावा क्या होगा? जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके उत्पादन के अंदर भी मदद मिलेगी। क्लियर है? फाइनेंसिंग, घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने का हमारा ये पहला कदम है। ठीक है, अब इसमें काम का क्या है? भारत जो है 2070 तक जो है हमारा नेट जीरो एमिशन ईयर डिक्लेयर करता है। नेट जीरो एमिशन का मतलब होता है बच्चों कि जितना हम पॉल्यूशन कर रहे हैं उतना ही पॉल्यूशन को हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, मतलब जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ही कार्बन हमारे द्वारा कैप्चर भी कर लिया जाएगा। क्लियर हुआ? कि जितना पॉल्यूशन कर रहे हो उतना ही पॉल्यूशन हम कम भी कर पा रहे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल जीरो सिचुएशन हो जाएगी, मतलब प्रदूषण हुआ, प्रदूषण को कम कर दिया, उसको कहते हैं हमारा नेट जीरो एमिशन ईयर। ठीक है, और इसके अलावा हमने दावा किया कि सर हम जो है 2035 तक 60% जो हमारे उत्पादन है, ठीक है, किस चीज का? नॉन फॉसिल बिजली उत्पादन, मतलब कि ऐसे क्षेत्र जिसके थ्रू जो है फॉसिल मतलब जीवाश्म को, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, इनके थ्रू जो हम बिजली बनाते हैं इसको हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा सर? जो कार्बन का उत्सर्जन है वो हमारा कम हो जाएगा। इसके अलावा हमने क्या किया है सर? $4.2 बिलियन की प्राइवेट फाइनेंसिंग का लाभ उठाकर सरकारी फंड पर क्या होता है? निर्भरता क्या हो जाती है? इस पे कम हो जाता है और सस्ते लोन तक क्या पहुंचती है? पहुंच बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? बिना गारंटी वाले लोन और बेहतर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के थ्रू यहाँ पे जो है जितनी भी यहाँ पे बाधाएं थी उन बाधाओं को कम करने का काम जो है वर्ल्ड बैंक के थ्रू किया जाएगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे सर? कुल मिला के 1.7 मिलियन, मतलब कि लगभग 17 लाख नौकरियां जो है हम इससे उत्सर्जित होंगी, मतलब कि और नहीं
पैदा होंगी। क्लियर हुआ? जिसके अंदर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि सोलर पैनल बनाना, इंस्टॉलेशन मतलब सोलर पैनल लगाना, मेंटेनेंस मतलब कि सर उसके रख रखाव और जो उसका मेंटेनेंस है, जो उसको टाइम बाय टाइम सर्विस की जरूरत होती है उस चीज में, और उससे जुड़ी सर्विस सेक्टर के अंदर कितनी कुल मिला के नौकरियां जनरेट होंगी, 17 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक दशक से ज्यादा समय से इस सब के अंदर काम कर रहा है। जैसे 2016 के अंदर ग्रिड कनेक्टेड रोड्स, ठीक है, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के लिए हमने कितने की फंडिंग उठाई थी यहां से सर, 648 मिलियन डॉलर की फंडिंग जो है यहाँ पे मुख्य ग्राहक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के दिए गए। इसके अलावा 2022 के अंदर, ठीक है, रेजिडेंशियल मार्केट में कदम रखने के लिए अपन ने कितने उठाए, 165 मिलियन डॉलर्स और उठाए। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, 27 गीगावाट, ठीक है, मतलब कि क्या हो गया हमारे पास कि इन सब चीजों से बढ़कर जो है हमारी पहले जो है सोलर पैनल की जो एनर्जी थी वो अब 500 मेगावाट से बढ़कर कितनी हो चुकी है, 27 गीगावाट हो चुकी है। क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद हम जो है इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में नीचे दिए गए बयानों पर क्या करें, विचार करें। अब इसका मकसद क्या है, 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाना है, ठीक है, जिससे घरों तक रूफटॉप सोलर की पहुंच आसान हो सके, साथ ही साफ सुथरी ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा को क्या मिले, बढ़ावा मिले। बिल्कुल सही फैक्ट है सर, ये हमने देखा भी था स्टार्टिंग में। ठीक है, ये 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन और 2035 तक 60% नॉन फॉसिल बिजली उत्पादन में भारत के लक्ष्यों को हासिल करने में क्या करता है, मदद करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर वर्ल्ड बैंक ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत के राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर को फाइनेंसिंग पैकेज को मंजूरी दी है। नहीं सर, 500 मिलियन का नहीं है, जितना ध्यान है हमें करंट न्यूज पे कितना था, 890 मिलियन है। मतलब कि सर थर्ड स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो सिर्फ 1 और 2। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों अपन। अब टॉपिक है हमारा लोकेशन इन न्यूज। ठीक है, कई बार बहुत सारी लोकेशन से हमसे क्वेश्चन आ जाता है और उसके अंदर इंपॉर्टेंट इस बार की लोकेशन है हमारी सबांग पोर्ट। अब आपको ध्यान होगा अभी थोड़े दिन पहले हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है कहा, इंडोनेशिया के टूर पे थे और वहां पे जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी की हालिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया में मलक्का जलडमरू मध्य, मतलब कि मलक्का स्ट्रेट के आसपास, ठीक है, मलक्का स्ट्रेट के आसपास, ठीक है, क्या हुआ है, पास एक क्या है हमारा सबांग पोर्ट है। कहां पड़ता है हमारा ये, कुछ इस जगह पे पड़ता है सबांग पोर्ट। कहां पड़ता है, सबांग पोर्ट। ये है हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, स्ट्रेट क्या होती है सर, एक छोटी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हो। ठीक है, एक छोटी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को क्या करती हो, कनेक्ट करती हो। यहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन को किससे कनेक्ट करती है, यहाँ पे प्रशांत महासागर से। ठीक है, साउथ चाइना सी से कनेक्ट करती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे इसके आसपास क्या है, सबांग बंदरगाह को संयुक्त रूप से विकसित करने पर क्या हुए हैं, सहमत हुए हैं। देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया के जो है किस छोर पे पड़ता है सर, जो है सुमात्रा के छोर पे पड़ता है बिल्कुल सबांग पोर्ट। और भारत के अंदर जो अंडमान एंड निकोबार के अंदर हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट है बच्चों, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से यहाँ पे मिल मिला के हम जो है ओवरऑल हमारी डेवलपमेंट एज वेल एज रणनीतिक कैपेसिटी जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, कहां पे लोकेटेड है सर, सबांग पोर्ट इंडोनेशिया के आचेह प्रांत, ठीक है, आचेह प्रांत के अंदर वेह द्वीप, वेह आइलैंड पर स्थित है, जो कि कहां है, सुमात्रा के उत्तरी सिरे पर स्थित है। कहां पर है सर, सुमात्रा का उत्तरी सिरा, वेह द्वीप, और कहां पे, आचेह प्रांत, आचेह प्रोविंस के अंदर यहाँ पे लोकेटेड है ये। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है सर, कि मलक्का जलडमरू मध्य, मतलब कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है, जो दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्तों के अंदर एक है। क्योंकि लगभग जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंदर चीन का लगभग 80% तेल आयात और उसके व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्र रास्ते से होकर गुजरता है। ठीक है, ये पोर्ट ग्रेट निकोबार, ठीक है, ये पोर्ट ग्रेट निकोबार द्वीप पर भारत के बनने वाले इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल से सिर्फ कितना दूर है, 160 किलोमीटर दूर है।
और इससे क्या होगा, ये मिलकर एक रणनीतिक समुद्री कॉरिडोर बना सकती है जो कि पूर्वी हिंद महासागर को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेगा। ठीक है, मतलब कि हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली और ठीक है आर्थिक रूप से एज वेल एज रणनीतिक रूप से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब फिर क्या है, इन सुविधाओं के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग ठीक है चौक पॉइंट जो है, ठीक है चौक पॉइंट का मतलब क्या होता है सर, वो पॉइंट अगर वो बंद हो जाए तो क्या हो सकता है सर, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी क्या हो जाती है, रुक जाती है। उनको क्या कहा जाता है, चोक पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, इस पर नजर रखने, अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं लोकेशन से कि प्रधानमंत्री मोदी की हालिया यात्रा के दौरान भारत ने सबांग बंदरगाह को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, इंडोनेशिया। चलिए थर्ड आ जाता है हमारा हमारा प्रोजेक्ट आपका मिशन दृष्टि। ठीक है, क्या है मिशन दृष्टि, ये क्या है बच्चों, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। मैंने आपको बताया था विक्रम 1 जब हम पढ़ रहे थे उसके अंदर कि सर ये हमारी अर्थ होती है, इसके अंदर 2 ऑर्बिट होते हैं हमारे, एक होता है सन सन ठीक है लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है और एक होता है आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इसके तहत जो है पृथ्वी के पॉइंट्स पे क्या किया जाता है, निगरानी रखी जाती है। ऐसे ही जो यहाँ पे मौसम और अन्य रणनीतिक जानकारियों के लिए, जैसे रक्षा के लिए जो जानकारी चाहिए होती है और सिविलियन उत्पादों के लिए जो जानकारी चाहिए होती है हमें, वो सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड कराता है हमारे को, ठीक है एक ठीक है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, देखो क्या है ये सर, दुनिया की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट है जिसको किसने बनाया है सर, एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है, गैलेक्सी आई। क्या नाम है, गैलेक्सी आई नाम से एक जो है कंपनी है उसने इसको बनाया है। और जो क्या करता है सर, जैसे ही ये क्या कर रही थी, जैसे ही लॉन्च हो रही थी तो उस टाइम पे क्या हुआ, जियो मैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म यहाँ पे देखने को मिला, जिस कारण ये काफी ज्यादा चर्चा के अंदर आ गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, पहले ऑप्टोसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, मतलब इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक अपर्चर रेडार होता है और एक आपका सेंसर होता है, इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया है यहाँ पे। तो ये वर्ल्ड का पहला क्या है, ऑप्टोसार टेक्नोलॉजी है जिसको क्या कहते हैं अपन, मिशन दृष्टि। ठीक है, चलिए अब क्या है, मिशन दृष्टि 190 किलोग्राम वजन की क्या है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो पृथ्वी पर ठीक है क्या करती है, अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब है सर पृथ्वी पे जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर हमारी सारी रखती है। ठीक है, ये दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ठीक है ये दोनों किसके काम में आते हैं सर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का मतलब होता है सर ऑप्टिकल्स के थ्रू यहाँ पे क्या है जो सेंसिंग इमेजेस ली जाती है, और जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार रहता है उस पर जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं उसको वापस से रिसीव किया जाता है, वो सेंस ये करके देता है को एक ही ऑपरेशन प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है जो हर मौसम में, मतलब कि सर चाहे दिन हो चाहे रात हो, उस टाइम पे जो है सारी डेटा इमेजिंग वगैरह जो है ये इकट्ठा कर सकती है। और बेटा डेटा एनालिसिस के लिए इसके अंदर मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा और सार इमेजर दोनों लगे हुए हैं, जिसका मतलब क्या हो जाता है कि सर ये बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर रेजोल्यूशन के अंदर जो है इमेजेस क्लिक कर पाएगी। और इसके अलावा क्या है सर, हर प्रकार का मौसम, ठंडी हो गर्म हो बारिश हो धुंध हो कोहरा हो, इसके अलावा दिन हो चाहे रात हो, ये परफेक्ट रूप से हमको जितनी भी जानकारियां चाहिए, जैसे फोटोज चाहिए वीडियोज चाहिए, किसी लोकेशन की स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स के हमको डिटेल चाहिए, वो सारी चीजें हमको ये प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, और भविष्य के अंदर सैटेलाइट्स को सब मीटर रेजोल्यूशन क्या करती है इसका, हासिल करके देती है। ठीक है, चलिए ये ड्यूअल यूज वाली चीज है, मतलब कि दोहरे उपयोग वाली सैटेलाइट है जिसे नागरिक और रक्षा दोनों तरह के कामों में मदद मिलती है। और इसका उपयोग क्या हो सकता है सर, खेती की निगरानी, ठीक है मतलब क्या हो सकता है, खेती की निगरानी के सर मौसम का कैसा फर्क पड़ रहा है, खेती का पैटर्न कैसे चेंज कर सकते हैं उसका डेटा, आपदा प्रबंधन मतलब कि सर अगर कोई चक्रवात आ रहा है, कहीं बाढ़ आने के सिम्टम्स है, ठीक है या फिर सर अन्य कोई मौसमी कारक जिसके कारण नुकसान हो सकता है देश को, नागरिकों को, उस पर जानकारी प्रोवाइड में करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज समुद्री निगरानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग के अंदर क्या है, शामिल है। चलिए अब अगर आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है कि मिशन दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मिशन दृष्टि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई ने विकसित किया है। बिल्कुल सर सही बात है, ये दुनिया का पहला सैटेलाइट है जिसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रेडार सेंसर को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर जोड़ा गया है। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, ये सैटेलाइट केवल दिन के समय इमेजिन कर सकता है और सभी मौसमों में काम कार्य करने में सक्षम है। सर यहां तक तो सही है, ठीक है लेकिन यहां देखो सर केवल दिन नहीं है, केवल दिन नहीं है, दिन और रात दोनों है, दोनों समय,
दिन और रात दोनों समय काम कर सकता है, केवल दिन में नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट मेरी गलत हो जाती है। ये ड्यूअल यूज सैटेलाइट है, तो नागरिक और रक्षा दोनों कार्यों में उपयोगी है। बिल्कुल सही है सर ये बात भी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो सर पहला सही है, दूसरा सही है और मेरा चौथा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाता है मेरा, केवल 1, 2 और 4। चलिए बच्चों, फिर देखिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आ जाता है। स्पोर्ट्स की न्यूज वैसे भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर स्पोर्ट्स की तो टर्मिनोलॉजी भी आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे विमिल्डन जो हुआ है हमारा 2026 के अंदर, इसके बारे में सारी की सारी जानकारी हम आपके लिए लेके आए। जैसे इटली के हमारे जो है जेनिक सिनर और चेक रिपब्लिक के हमारे लिंडा नॉस्कोवा, इन्होंने क्या जीता है सर, जो जेनिक सिनर है, जेनिक सिनर ने अपना सेकंड टाइटल इस बार नाम किया है, मेन सिंगल्स जीता है इन्होंने। ठीक है, और लिंडा नॉस्कोवा जो है इन्होंने जीता है बच्चों मेरा ठीक है, हमारा वुमेन्स सिंगल्स, चैंपियन बने हैं विंबलडन के। क्लियर हुआ। देखिए इसके अलावा क्या है सर, देखिए कौन कौन जीता है इसमें, इसकी सारी जानकारी है सर। यहाँ पे जो है मैन सिंगल्स के अंदर विनर कौन रहे सर, जेनिक सिनर, जेनिक सिनर। ठीक है, किसको हराया इन्होंने सर, अलेक्जेंडर जर्व, कहाँ के, जर्मनी के हैं, उनको हराया। फिर यहाँ जो है फीमेल के अंदर जो है वो विनर रही यहाँ पे लिंडा नॉस्कोवा, लिंडा नॉस्कोवा। किसको हराया इन्होंने सर, कैरोलिना मकोवा को हराया, ये भी कहाँ की थी, चेक रिपब्लिक की थी। अगर मैन डबल्स की बात करूं तो हैरी हेलीवोरारा, ठीक है, हेलियोवारा, ठीक है, हैरी हैरी हेलियोवारा और हेनरी, ठीक है, हेनरी पैटन, दोनों एक फिनलैंड के हैं एक हमारे यूनाइटेड किंगडम के, इन्होंने हराया था मार्सेलो अरेवालो और मैट पेविक को। ठीक है, ये दोनों कहां से हैं, एल सल्वाडोर और क्रोएशिया से। अगर मैं बात करता हूं बेटा वुमेन डबल्स की, तो यहाँ पे गु हान्यू और क्रिस्टीना ब्लैडवॉनिक, ठीक है, म्लाडनोविक, सॉरी म्लाडनोविक, इन्होंने यहाँ पे हमारा विमेंस डबल जीता है। और मार्सेलो अरवेलो और जेलेनिया ओस्पेंको ने क्या जीता है, मिक्स डबल जीता है यहाँ पे। क्लियर है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। वर्ल्ड नंबर 1 कौन है यहाँ पे, ठीक है, जेनिक सिनर और लिंडा नॉस्कोवा। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे विंबलडन की, तो विंबलडन जो है वर्ल्ड का मोस्ट सेलिब्रेटेड टेनिस इवेंट है, और जो है 4 यहाँ पे टेनिस के ग्रैंड स्लैम इवेंट्स होते हैं, इनके अंदर में से क्या है, ये एक है। ठीक है, सबसे पहले जो है विंबलडन हमारा जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। कब स्टार्ट हुआ था सर, ये स्टार्ट हुआ था ऑल इंग्लैंड क्रॉकेट एंड लॉन टेनिस क्लब के द्वारा, जब भी आज के टाइम पे इसको AILTC बोलते हैं। कब, 1877 के अंदर। ठीक है, और जो हमारे ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट होते हैं वो 4 होते हैं साल के अंदर, चारों इस क्रोनोलॉजी के अंदर होते हैं। सबसे पहला वो जो होता है तो होता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है बच्चों फ्रेंच ओपन, फिर होता है हमारा विंबलडन, और लास्ट के अंदर होता है हमारा यूएस ओपन। तो अभी विंबलडन कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद क्या होगा, हमारा यूएस ओपन होगा। अब ये ध्यान रखना, ये तीनों तो खेले जाते हैं बेटा डस्ट कोर्ट के अंदर, ठीक है, मिट्टी के मैदान के अंदर खेले जाते हैं। केवल और केवल विंबलडन ऐसा है जो घास के मैदान पे खेला जाता है। स्पेशली इसकी जो है 8 mm ग्रास स्पेशलिटी है, इसकी पूरे साल उगाई जाती है और 8 mm ग्रास रखी जाती है यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो टेकिंग ओवर ऑल इंग्लैंड क्लब इन लंदन फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक चलता है ये, जिसके अंदर लगभग जो है 5 लाख दर्शक हर साल देखे जाते हैं। ठीक है, ओनली, ठीक है, क्या है, विंबलडन अकेला ऐसा ग्रैंड स्लैम इवेंट है जो कब कहाँ खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, बताया मैंने आपको। ठीक है, जो घास है वो उगाई जाती है पूरे साल भर के लिए, और एग्जैक्टली 8 mm की हाइट पर इसको कट किया जाता है, ट्रिम किया जाता है। सबसे पहली बार विंबलडन चैंपियनशिप कब हुई थी, 1870 के अंदर। उसके अंदर जो है यहाँ पे इंग्लैंड के प्लेयर हैं हमारे, ठीक है, वो जीते थे यहाँ पे, जैसे क्या नाम था उनका, स्पेंसर गोरे, स्पेंसर गोर, स्पेंसर गोर ने पहली बार ये टूर्नामेंट जीता था। और पहली बार जो टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है, विंबलडन, वो बच्चों मैन सिंगल्स के अंदर ही हुआ था। जो उसके बाद थोड़े टाइम बाद जो है यहाँ पे क्या है, 1884 के अंदर लेडी सिंगल्स हुआ। लेडी सिंगल्स कब हुआ, 1884 के अंदर। और जो है डबल्स यहाँ पे होने लगा था बच्चों 1913 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा आप। चलिए आगे, कई बार जो है बच्चों इसके अंदर क्या है, एग्जाम्स के अंदर आपसे जो है टर्म्स पूछ ली जाती है। अगर कोई गेम न्यूज के अंदर है, जैसे बात करूं मैं, एक टर्म है आपकी ड्यूस, DEUCE। ड्यूस का मतलब होता है जब दो अपोनेंट खेल रहे हैं, मतलब सर एक इस तरफ खेल रहा है, एक इस पार्ले में खेल रहा है, जब दोनों ही 40 और 40 पॉइंट अचीव कर ले, तो उनको बच्चों अब जीतने के लिए 2 पॉइंट्स लगातार स्कोर करने पड़ते हैं।
दो पॉइंट्स क्या करने होते हैं, लगातार स्कोर करते हैं, तो जब दोनों क्या आ जाते हैं 40-40 के मार्क पर आ जाते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है बच्चों, ड्यूस कहा जाता है। ठीक है, जब एडवांटेज क्या कहते हैं, ठीक है, जैसे ही ड्यूस की सिचुएशन आ जाए, मान लीजिए कैसे ड्यूस की सिचुएशन आ जाए और एक बंदे ने जो है यहाँ पे शॉट खेला और उसको सामने वाला डिफेंडेंट नहीं कैच कर पाया, कैच का मतलब है अपने रैकेट से उसका जवाब नहीं दे पाया, तो उस पॉइंट के अंदर जो 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ना, मैंने कहा 1 पॉइंट लेते, पहला पॉइंट आते हैं उसको क्या कह देते हैं, एडवांटेज कह देते हैं। ठीक है, फिर आता है एक हमारा वर्ड लव। लव का मतलब होता है बच्चों जीरो, लव का मतलब क्या होता है, जीरो। ठीक है, टेनिस के अंदर जो है दिस ट्रांसलेट 0 पॉइंट्स, मतलब कि क्या हुआ, मान लीजिए आप और मैं एक मैच खेल रहे हैं, आपने मेरे को 10 पॉइंट, आपने मेरे पर 10 पॉइंट चढ़ा दिए और मैं एक भी पॉइंट नहीं चढ़ा पाया, तो जो स्कोर इज कॉल्ड दी 10 लव, मतलब कि मेरा जो स्कोर है वो कितना रहेगा, 0। ठीक है, तो क्या मतलब होता है, 0 पॉइंट्स होता है लव का मतलब। ठीक है, देन इसके अलावा होता है गेम पॉइंट, सेट पॉइंट और मैच पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए ऐसा है 44 पॉइंट चाहिए, अब मैंने कहा 40/40, दोनों एक अपॉइंटमेंट के 40 हो गए, दूसरा अपॉइंटमेंट के 40 हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा ड्यूस हो गया। सर जैसे ही मान लो इस वाले ने 42 कर दिया, तो इसको बोल दिया मैंने एडवांटेज। ठीक है, अब जैसे ही मान लो अब एक पॉइंट और चाहिए होगा, तो इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा बच्चों गेम पॉइंट, सेट पॉइंट या मैच पॉइंट। जो फाइनल पॉइंट चाहिए होता है एक इंसान को कि किसी बैच, ठीक है, किसी स्पेसिफिक गेम को जीतने के लिए, सेट को जीतने के लिए और एंटायर मैच को जीतने के लिए, उसको क्या कहते हैं, गेम पॉइंट, सेट पॉइंट या फिर मैच पॉइंट। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये तो थे मेरे स्कोरिंग पॉइंट्स, इसके बाद सर्विस और हिटिंग पॉइंट्स होते हैं मेरे यहाँ पे। अब एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है कि सर इतनी ढंग से सर्विस की जाती है, ढंग से सर्विस का मतलब है बॉल को उठा के रैकेट में एक शॉट मारा जाता है, उसको सर्विस कहते हैं, पहला शॉट। ठीक है, पहली बार जो मारा जाता है, ठीक है, वो इतने अच्छे फोर्स और प्रिसीजन से मारा पाए, तो जो सामने वाला है अपोनेंट का जो रैकेट है वो टच भी नहीं कर पाए बॉल को, तो उसको क्या कहते हैं, एस कहते हैं। ठीक है, डबल फॉल्ट का मतलब होता है कि दो वैलिड डिलीवरी होती है आपके पास, दो वैलिड सर्विस होती है, उन दोनों ही वैलिड सर्विस को अगर आप फॉल्टी डिलीवरी कर देते हो, तब क्या कहलाता है, इसको डबल फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, फिर एक होती है आपकी सर्विस। सर्विस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ पुटिंग द बॉल इनटू प्ले एट द स्टार्ट ऑफ एवरी पॉइंट, मतलब कि सर गेम शुरू करने के लिए पहली बार किसी को तो मारना पड़ता है, तो उसी चीज को क्या कहते हैं, सर्विस करना कहते हैं। ठीक है, देन उसके अलावा एक ऐसा स्ट्रोक जो ऊपर से नीचे की तरफ मारा जाता है काफी ज्यादा पावरफुल स्पोर्ट्स के साथ, तो उसको कहा जाता है बच्चों स्मैश। ठीक है, और एक होता है आपका ड्रॉप शॉट। ठीक है, मतलब कि बहुत हल्के से बहुत लाइटली एक शॉट को मारा जाए, तो बस वो नेट के पास जाके गिर जाए, और जो है यहाँ पे जो अपोनेंट है या फिर जो स्कोरर है उसको मौका नहीं मिल पाए बॉल को टच करने का, तो उस चीज को क्या कहते हैं, ड्रॉप शॉट कहते हैं। और उसके अलावा एक कोई हल्का या धीमे से ऐसे शॉट मारा जाए जो बॉल सीधा ग्राउंड पे बम्प करते हुए, मतलब टच होके बहुत ज्यादा हाई जो है एल्टीट्यूड पे चली जाए, अच्छी हाइट पकड़ ले, तो उस शॉट को कहा जाता है बच्चों वॉली। क्लियर हुआ? इसके अलावा बेसलाइन, बेसलाइन क्या होती है कि सर कुछ ऐसा कोर्ट होता है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं नेट। यहाँ पे नेट होता है, तो नेट के पास ये जो दो लाइन जा रही होती है, ठीक है, ऐसे समझा देता हूँ, ये वाली जो लाइन जा रही होती है दोनों कोर्ट में, इसको कहा जाता है बच्चों आपकी बेस लाइन। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या होता है, ग्रैंड स्लैम का मतलब क्या होता है, ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है सर मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट, मतलब कि ऐसा टूर्नामेंट जिसकी जैसे वर्ल्ड कप होता है, वैसे ही टेनिस के अंदर क्या होते हैं, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं। तो उसके अंदर क्या आते हैं, 4 मोस्ट प्रेस्टिजियस एनुअल टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, सबसे पहले सर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और उसके बाद क्या होता है, यूएस ओपन। ठीक है, और लेट का मतलब होता है, क्या होता है कि वहां पे क्या होता है कि सर किसी जो है प्लेयर ने सर्विस की या शॉट मारा, वो नेट को टकराने के बाद वापस से डिलीवरी बॉक्स में पड़ जाती है, तो उसको दोबारा से उसको सर्विस को वापस से डिलीवर करना पड़ता है, उस टर्म को क्या कहते हैं बच्चों, लेट कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब यहाँ पे इसका जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट है बट थोड़ा ज्यादा बड़ा है क्वेश्चन, तो एक बार अपन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए, ठीक है, विंबलडन और इसके हालिया विजेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, इटली के यानिक सिनर और ठीक है, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य की जो है लिंडा नॉस्कोवा ने क्रमशः पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जीता यहाँ पे। तो सर ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल मेरी सही है। विंबलडन एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो घास के कोर्ट पर खेला जाता है, और ये दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट भी है। बिल्कुल सही है सर। कब शुरू हुआ था? 1877 के अंदर। ठीक है, कहां पे? इंग्लैंड के अंदर।
ठीक है, पहली बार कौन सा टूर्नामेंट हुआ था सर? ठीक है, मेंस सिंगल्स। क्लियर है, ये याद रखेंगे आप। देन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित कालानुक्रमित क्रम में आयोजित होता है, मतलब कि सर इस टाइम के फिर सबसे पहले सर ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, देन उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, सॉरी सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर यूएस ओपन। नहीं सर ये गलत दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमको सर? गलत दे रखा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बेटा नंबरिंग कुछ इस हिसाब से है सर, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर सर दूसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन होता है, फिर तीसरे नंबर पे बेटा मेरा यहाँ पे विंबलडन होता है, और चौथे नंबर पे कौन सा होता है मेरा यहाँ पे? यूएस ओपन होता है। तो ये स्टेटमेंट मेरी गलत है यहाँ पे, ठीक है। फिर देन मैं आ जाता हूँ बच्चों यहाँ पे कि 1870 में आयोजित पहले विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल और महिला एकल दोनों स्पर्धाएं शामिल थी। नहीं सर, यहाँ पे केवल और केवल पुरुष एकल तो खेली गई थी, लेकिन महिला एकल को कब शुरू किया गया था सर? 1884 के अंदर। क्लियर हुआ? देन टेनिस में ड्यूस का अर्थ है 40-40 का स्कोर होता है, जिसके बाद खिलाड़ी गेम्स जीतने के लिए लगातार 2 अंक क्या करने होते हैं? जीतने होते हैं। बिल्कुल सही, वैलिड पॉइंट है यहाँ पे। तो पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो सर पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत, चौथा गलत और पांचवा सही। तो सर केवल 1, 2 और 5, सर ये आ जाता है मेरा ए पॉइंट पे। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, इंडिया न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप देखो बेटो, इसका है ना अभी तक ओवरऑल फ्रेमवर्क आया नहीं है, बट ये है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के अंदर यहाँ पे जो है ऑकलैंड के अंदर, कहाँ पे? ऑकलैंड के अंदर अगले 4 वर्षों के लिए बायलेटरल मतलब कि द्विपक्षीय सहयोग के गहरा करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे है 2030 के रोड मैप को एक रूपरेखा के तौर पर क्या हुआ? अपनाया गया। कहाँ पे अपनाया है सर? ऑकलैंड के अंदर अपनाया है। अब इसके अंदर किस किस टर्मिनोलॉजी पे काम होगा सर? ये काम होगा रणनीतिक और कूटनीतिक जुड़ावों पर, ठीक है सर। जो है पैसिफिक ओशन के अंदर कितनी प्रेजेंस बनाता है यहाँ पे इंडिया, इसके ऊपर सर। रक्षा और सुरक्षा सहयोग के अंदर, व्यापार और आर्थिक सहयोग, लोक कल्चरल सांस्कृतिक और खेल के अंदर, सर शिक्षा अनुसंधान विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा आपदा प्रबंधन के ऊपर, और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग के ऊपर। जो ऑलरेडी जो सारे नेक्सस चल रहे हैं उन्हीं को बस क्रिएट किया जा रहा है, और एक रोड मैप मतलब कि एक राह जो है, मार्गदर्शन का राह जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है डिफेंस के रूप के अंदर। चलिए, अब यहाँ पे पूछ रहा है भारत और न्यूजीलैंड के रणनीतिक साझेदारी की घोषणा किस शहर में की गई? सर ये कहाँ है? ऑकलैंड के अंदर की गई। कहाँ की गई? ऑकलैंड के अंदर की गई। फिर एक और आता है हमारा इंपॉर्टेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सप्लाईज एग्रीमेंट, ठीक है, IAUSA, ठीक है। अब क्या है सर? हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया भारत परमाणु सहयोग समझौते 2015 के तहत ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम के निर्यात के लिए जरूरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अंतिम रूप तैयार कर दिया गया। मतलब कि अब जो है हम डायरेक्टली क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम किसके काम में आता है सर? सर परमाणु ऊर्जा के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के बनाने के लिए काम में आता है। जो है उसका बेस मटेरियल जिससे एनर्जी तैयार होती है, जिससे हम रिएक्शन जो है चेन रिएक्शन शुरू करते हैं, उसका बेस मटेरियल, रॉ मटेरियल कौन सा है हमारा? यूरेनियम। क्लियर है बच्चों? तो उसको अब हम कहां से जो है आयात कर पाएंगे? हम कर पाएंगे सर ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चलिए, क्या दे रहा है सर? प्रशासनिक व्यवस्था नागरिक परमाणु समझौते को क्रियान्वित करती है और इसके अंतिम रूप दिए जाने के लिए निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। क्या होगा सर? ऑस्ट्रेलियाई जो है निजी यूरेनियम खनन कंपनियों को भारतीय संस्थाओं के साथ वाणिज्यिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करेगा। मतलब कि अब जो है हम जो हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो जाके सीधा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीद सकते हैं। देन हालिया नीतिगत सुधारों के बाद यूरेनियम खरीद में भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी, जो भारत के परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी की क्या है? अनुमति देते हैं। आपको याद होगा बच्चों हमारा शांति बिल, ठीक है, किसकी बात करता है सर? 10 न्यूक्लियर परमाणु रिएक्टर की बात करता है सर, ठीक है। 10 परमाणु मिनी मिनी परमाणु रिएक्टरों को स्टैब्लिश करने की बात करता है। मतलब कि अब भारत में जो है परमाणु ऊर्जा के लिए भी हमने जो है निजी संस्थाओं को प्रवेश प्रदान कर दिया है। तो उसके लिए क्या है? यूरेनियम खरीद में भारत में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भारत भागीदारी भी हो जाएगी। इसके तहत यूरेनियम निर्यात की निगरानी करने के लिए सुनिश्चित किया जाता है कि आयातित यूरेनियम का उपयोग केवल केवल किसमें हो रहा है? कि संरक्षित नागरिक परमाणु संयंत्रों में ही हो। मतलब कि आप इसको डिफेंस में काम में नहीं लोगे, हथियार बनाने के काम में नहीं लोगे, सिर्फ और सिर्फ जो
है नवीकरणीय ऊर्जा बनाने के आप काम में इसको लोगे। ठीक है, व्यवहार में इसका अर्थ है कि उन प्रतिक्रियात्मक बाधाओं को दूर करता है जिन्हें पहले वाणिज्यिक स्तर पर यूरेनियम व्यापार में रुकावट डाली थी। ठीक है, डेवलपमेंट क्या हुआ सर, भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको सिक्योर करता है। ठीक है, इसके अलावा भारत को एक्सेस मिल जाता है किसका, दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार की पहुंच तक का। ठीक है, फिर भारत की स्वच्छ ऊर्जा की कोशिशों को क्या मिलता है, इससे बढ़ावा मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो कब से कब तक डेवलपमेंट हुआ सर, सबसे पहले 2009 के अंदर हमने जो है यहाँ पे डायलॉग वगैरह चालू की, ओपन बात चालू की, कमिटमेंट चालू की कि क्या करेंगे हम, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। 2014 के अंदर हमने जो है यहाँ पे परमाणु कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट को साइन कर लिया, जो कब से लागू होता है 2015 से, और 2018 के बाद से अभी तक हमने जो है लिमिटेड मतलब कि एक जो है नियंत्रित यूरेनियम निर्यात जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने किया, और अभी थोड़ा दिनों पहले जो है अब से क्या कर दिया है यहाँ पे हमने उसको फाइनल रूप दे दिया है। अब से जो है निजी हमारी संस्थाएं हैं वो भी आराम से इसको आयात और निर्यात कर पाएंगी। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन देखते हैं अपन कि ऑस्ट्रेलिया भारत परमाणु सहयोग समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हाल ही में अंतिम रूप में दी गई प्रशासनिक व्यवस्थाएं नागरिक परमाणु समझौते को क्रियान्वित करती है और ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम कंपनियों तथा भारतीय संस्थाओं के बीच वाणिज्यिक अनुबंधों को सक्षम बनाती है। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आयातित यूरेनियम का उपयोग IAEA सुरक्षा के तहत भारत में नागरिक और सैन्य दोनों परमाणु संयंत्रों के लिए किया जाता है। सैन्य में नहीं किया जाता, केवल और केवल किसमें है, सिविल यूज के अंदर है। क्या है सर ये एक सिविल न्यूक्लियर डील है सर। इसका यूज आप डिफेंस में नहीं कर सकते हो, मतलब रक्षा के अंदर नहीं कर सकते हो, तो सर ये स्टेटमेंट मेरी गलत हो जाती है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में परमाणु सहयोग समझौता 2014 में हस्ताक्षरित हुआ और 2015 में लागू हुआ। बिल्कुल सही बात है सर। और यहाँ पे पूछ रहा हूं उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दूसरा गलत है, तो केवल 1 और 3। चलिए फिर यहाँ पे डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट आई है हमारी, किसने, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी METI के द्वारा यहाँ पे जो है किसका, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट का दूसरा संस्करण क्या किया गया है, जारी किया गया है, जिसके तहत हमें काफी सारी चीजें बताई गई है कि जैसे आप देखोगे कि उभरते खतरे क्या आने लग गए हैं सर, सोशल इंजीनियरिंग, क्रेडेंशियल की चोरी, सप्लाई चेन के अंदर सेंध और क्लाउड का गलत इस्तेमाल। मतलब कि क्या हुआ है सर, क्या होता है सोशल इंजीनियरिंग कि मैं आपके, जैसे आप देख पा रहे हो ना आजकल क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जो है हमारा AI या फिर सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हमारे अंदर से गायब होते जा रहे हैं। ठीक है, क्लाउड का गलत इस्तेमाल, आपकी स्टोरेज कहीं और जा रही है। ठीक है, क्रेडेंशियल की चोरी, मतलब कि कोई काम आपने किया है, मैंने ऑनलाइन उठा के पटक दिया तो वो काम उसका हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिर ठीक है, हमलावर अब आपसे सीधे पासवर्ड ट्रांजेक्शन को निशाना बनाने की बजाय क्या कर रहे हैं, डिजिटल ट्रस्ट का आपका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, आपकी बायोमेट्रिक ऑनबोर्डिंग, मतलब कि आपके फिंगरप्रिंट, आपके फेशियल मार्क्स, आपकी फोटो से रेटिना की फोटो निकाल ली, उससे आपका ID क्लोन कर लिया। ऐसी चीजें अब बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। ठीक है, डीप फेक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप देखोगे तो 2025 में लगभग 28 लाख साइबर धोखाधड़ी हुई है, जिसके अंदर कुल कीमत कितनी थी, जिसकी कुल कीमत थी सर 22,931 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। ठीक है, और ये तो वो फ्रॉड है जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शनों के अंदर बढ़ोतरी हुई है, मतलब कि क्या देखने को मिल रहा है सर, अब से जब से डिजिटल भारत आया है, मतलब कि हमारा UPI है, इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड्स जो सिस्टम है, इनकी वजह से सर जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इसी बढ़ते ट्रांजेक्शन की वजह से अभी भी पूरी तरह से वित्तीय साक्षरता देश में लागू नहीं है, मतलब कि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, और उसी चीज के कारण हमारे जो है साइबर जो क्राइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा धोखाधड़ी के आजकल बहुत ज्यादा तरह के बदल गए हैं, जिसके अंदर आप देखोगे कि क्या है कि धोखेबाज कई तरह के हथकंडे अपना रहे, जैसे फर्जी कॉल सेंटर खोल रहे हैं। डीप फेक का मतलब क्या होता है, देखा होगा ना आपने, मोदी जी का वीडियो चल जाता है, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। ठीक है, आजकल किसी के भी नाम पे भी चल जाता है, जैसे बोलते भी हैं अपन कि भैया क्या है ये, क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कई सारी चीजें इस तरह से चलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चल जाता है, तो क्या हो जाता है, डीप फेक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, कि सर जो म्यूल अकाउंट का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, तो म्यूल अकाउंट जो होता है हमारा, म्यूल अकाउंट का यूज होता है बच्चों हमारे किस रूप के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखो बता तो रहा हूं मैं, ओवरऑल अगर 2025 की रिपोर्ट को हम टैकल करें तो यहाँ पे कितना है, 22,931 करोड़ के स्कैम्स अभी तक हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो ऑलराइट, तो मेमेटी की
इस रिपोर्ट के अंदर क्या दिखता है कि सर ओवरऑल हर चीज बढ़ गई है हमारी, और इस चीज को बढ़ने के हमारे क्या हो रहा है, डिजिटल पेमेंट के थ्रू जो है बहुत ज्यादा स्कैम्स हमारे बढ़ गए हैं। क्लियर है। अब इसके अलावा कितने सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। तो देखो एक हमारे पास है ना रिस्पॉन्स टीम है, उस रिस्पॉन्स टीम का नाम है बच्चों सर्टेन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसका नाम है सर्टेन। मतलब कि सर भारत में जब भी साइबर फ्रॉड होता है बड़े लेवल पे, तो यहाँ पे एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, जैसे हमारे पास क्यूआरटी होती है क्विक रिस्पॉन्स टीम, वैसे ही साइबर फ्रॉड के लिए हमारे पास क्या है, सर्टेन है। इसके अलावा हमारे पास NCIIPC मतलब कि नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, मतलब कि जैसे आधार का डेटा है, ठीक है, आपके पासपोर्ट का डेटा है, ठीक है, आपके जो बायोमेट्रिक्स है, आपके पासवर्ड्स हैं, यूपीआई है, इन सब को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी किसकी है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर की। ठीक है। इसके अलावा इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इसके थ्रू भी होता है। साइबर स्वच्छता केंद्र है हमारे पास, जो क्या करते हैं, बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर अटैक को जो हम क्या करते हैं, इसमें क्लिनिक करते हैं। मतलब जो कि हम जितने भी वायरस वगैरह तो नहीं है, इन सब के लिए हमारे पास क्या है, साइबर स्वच्छता केंद्र स्टैब्लिश्ड है। चलिए, तो इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों कि मेटी द्वारा जारी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग, क्रेडेंशियल चोरी, सप्लाई चेन हमले, उभरते खतरे, ठीक है, ठीक है, उभरते खतरे नहीं बल्कि स्थापित हमले नए तरीके बन गए हैं। ठीक है, क्या बन गए हैं, स्थापित हमले के नए तरीके बन गए हैं। यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, सही फोन है। ठीक है। साइबर अपराधी अब केवल पासवर्ड और ट्रांजेक्शन सिस्टम को नहीं, ठीक है, बल्कि डिजिटल भरोसे और सिस्टम को निशाना बना रहे हैं। क्लियर है। देन डीप फेक आधारित धोखाधड़ी अब बड़े पैमाने पर होने लगी है, जिसमें रियल टाइम वीडियो डीप फेक और ठीक है एडवर्सरियल AI मॉडल का उपयोग शामिल है। बिल्कुल सही है। ठीक है। तुम लोग में से कौन से कथन सही है, तो 1, 2 और 3 सही है। चलिए अगले के अंदर देखते हैं। अब आ गया हमारा इंपॉर्टेंट इस बार का कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ठीक है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो है यूनियन कैबिनेट ने जो है इस बार लोहा और इस्पात क्षेत्र को भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के तहत जो है क्या कर दिया है, एक मसूदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। मतलब कि क्या होता है बच्चों इसमें। ठीक है। चलिए 1 मिनट दीजिए मुझे आप। ओ सॉरी। हाँ, अब सोचिए सर कि क्या होता है, मान लीजिए कोई एक उद्योग है और एक कोई दूसरा उद्योग है और एक कोई तीसरा उद्योग है। अब ऐसा समझो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है मैंने सीमा लगा रखी है कि 250 मेट्रिक टन से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करना मना है। 250 मेट्रिक टन से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन जो है आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है बच्चों, है ये जो वाली जो इंडस्ट्री है ये तो कर रही है बच्चों 210, ये वाली जो मेट्रिक टन कार्बन, इसके अंदर से धुआं तो निकलेगा अगर फैक्ट्री है तो। ठीक है। ये वाली जो इंडस्ट्री है ये कर रही है बच्चों 180 मेट्रिक टन, और मान लो ये जो सी वाली जो इंडस्ट्री है ये कर रही है लगभग 350 मेट्रिक टन कार्बन का उत्सर्जन। तो मतलब कि सर इन तीनों के अंदर अगर सरकार ने बता रखा है कि 250 मेट्रिक टन से ज्यादा अगर कोई भी फैक्ट्री है, अगर वो कार्बन ज्यादा रिलीज कर रही है तो मतलब वो पोल्यूशन ज्यादा कर रही होगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कम कर रही है, ये कम कर रही है, तो इनको मैं क्या दे दूंगा, इनको दे दूंगा मैं बच्चों कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट। ठीक है। अब क्या होगा बच्चों कि जैसे इनको कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो एक मैंने अलग से, जैसे स्टॉक मार्केट होता है वैसे एक मैंने कार्बन मार्केट बना रखा है। तो यहाँ पे है ना इस चीज को ये क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इस चीज को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और इसकी जो विनिमय दर है, इसकी जो विनिमय दर होगी उसको सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कितने रुपए की बिकेगी। ठीक है। सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है। सरकार द्वारा ये निर्धारित की जाएगी कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट के अंदर। अब मान लो क्या हो रहा है कि सर देखो यहाँ मतलब कि ये 100 मैट्रिक टन क्या कर रहा है, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको अब क्या करना होगा सर, ये सर्टिफिकेट खरीदना होगा। अगर ये नहीं खरीदता है तो इसको डबल पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है। जो पेनल्टी सरकार के द्वारा डिसाइड की जाएगी, या तो इसको कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट खरीदना होगा इन दोनों से, या फिर क्या करना पड़ेगा, डबल पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, अगली बार ये भी कोशिश करेगा ना कि 250 MT तक ही मैं क्या करूं, उत्सर्जन करूं। 250 मेट्रिक टन तक ही क्या करूं मैं, उत्सर्जन करूं, कार्बन कम निकालूं, टेक्नोलॉजी के अंदर सुधार लाऊं ताकि मैं भी अगली बार किसी और को बेच पाऊं। तो इसी को कहते हैं बच्चों हमारा
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ठीक है, अब देखो क्या है सर, ये कार्बन प्राइसिंग के जरिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन, मतलब कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या बनाया गया, एक सिस्टम है। इसे भारत सरकार ने सबसे पहले कब लागू किया था सर, 2023 के अंदर नोटिफाई किया था। ये इंडियन कार्बन मार्केट के कामकाज के लिए ओवरऑल फ्रेमवर्क देता है। ठीक है, इसके तहत क्या है, अभी तक जो है बच्चों देखो, एल्यूमिनियम, सीमेंट, पल्प और पेपर, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोल केमिकल और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर शामिल थे। अब इस बदलाव के साथ इसका दायरा बढ़ा दिया गया है, और इस बार किसमें लाके दे दिया हमने इसको, इसको लाके दे दिया है सर हमने स्टील, आयरन और स्टील सेक्टर के अंदर। दो तरीके के अंदर काम करता है सर, एक कंप्लायंस मैकेनिज्म के अंदर और एक ऑफसेट मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ज्यादा कंप्लायंस का मतलब होता है अवमानना करना, ठीक है, ठीक है, नियमों का पालन करना, कंप्लायंस उसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो भी ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है उसको क्या लेना पड़ता है सर, ऑब्लिगेटेड एंटिटीज, ठीक है, माना जाता है। और इनके लिए क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों को क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑफसेट मैकेनिज्म है, ठीक है, इनको बेहतर प्रदर्शन करती है। ठीक है, जो मतलब मान लीजिए कि कम कर रही है उत्सर्जन, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको रिवॉर्ड मिलता है कुछ ना कुछ। और इसको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये जो ऑब्लिगेटेड उद्योग होते हैं इनको खरीदना पड़ता है इस चीज को। ठीक है, इस मैंने बताया आपको कि सर ये वाला मैकेनिज्म बताया था, इसके तहत आपको सारा फंडा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके तहत इसको कार्बन मार्केट में बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। अब देखो, भारत का जो स्टील सेक्टर है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है, मतलब स्टील के अंदर भारत कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। कौन से नंबर पे आ रहा है बच्चों, दूसरे नंबर पे आ रहा है, जिसका कुल स्टील प्रोडक्शन कितना है सर, 151 मिलियन टन है, मिलियन टन रहा है। ठीक है, जबकि ये देश के कुल CO2 उत्सर्जन, मतलब कि सर 10 से 12% कार्बन उत्सर्जन करता है। कार 10 से 12% क्या करता है, कार्बन उत्सर्जन करता है। फिर नेशनल स्टील पॉलिसी के अंदर अपन ने थोड़ा सा जो इंडस्ट्री है इसको अच्छा बनाया था, जिसके कारण क्या हुआ है, क्रूड स्टील की क्षमता को 300 MTPA और प्रोडक्शन को 25 MTPA तक बढ़ाने की क्षमता है। अब बढ़ाओगे किसी को उत्पादन क्षमता को, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा बच्चों, पॉल्यूशन ज्यादा होगा, और पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो इस सेक्टर पे भी मुझे कंट्रोल करना होगा। ठीक है, अब ग्रीन स्टील होता है एक टर्म हमारा, ग्रीन स्टील का मतलब क्या होता है सर, फॉसिल फ्यूल, मतलब कि जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किए बिना क्या करना, स्टील का उत्पादन करना। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखो स्टील पवेलियन है, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम को 2023 में अधिसूचित किया गया था। ये भारत में कार्बन मार्केट के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, और तथा कार्बन प्राइसिंग के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखता है। बिल्कुल सही है सर ये बात। ठीक है, कंप्लायंस मैकेनिज्म के तहत जो उद्योग अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। नहीं नहीं सर, प्रदान नहीं किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि सर जो पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनको नहीं प्रदान किए जाते, जो पूरा कर पाते हैं उनको दिया जाता है। नहीं, गलत हो जाता है इसके अंदर, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाता है। CCTS के तहत उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लिए बेसलाइन वर्ष कितना है, 2023-24 है, और लक्ष्य जो है 2026-27 के अनुसार। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है कि सर 26-27 के लक्ष्य तो अभी आपको प्राप्त करने हैं। ठीक है, लक्ष्य कहाँ निर्धारित हो गए थे सर, 23-24 के अंदर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, केवल 1 और 3। चलिए, इसके बाद आता है हमारा यूनियन मिनि। ठीक है, अभी देखो इस साल ये बजट के अंदर भी आया था सेमीकॉन 2। सेमीकॉन 2 का मतलब क्या है, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, सेमीकंडक्टर मिशन है, ISM 2.0 है, ये पहला वाला आया था। ठीक है, अब ये कौन सा है, दूसरा है, कि क्या है, अप्रूव्ड सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम, जिसका बजट आउटले कितना है, 1,27,500 करोड़ का। ठीक है, क्या किसके लिए, कि इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को जो है क्या बनाया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, क्या काम कर रहा है सर, ओवरऑल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए,
कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहला हमारा आया था यहाँ पे बच्चों, देखो सेमीकंडक्टर मिशन कब आया था सबसे पहला, 2021 के अंदर। पहला सेमीकंडक्टर मिशन कब आया था, 2021 के अंदर आया था, जिसके अंदर क्या है सर, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए शुरू किया गया था, जिस मिशन का बजट कितना था, 76,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके साथ इसमें जो है इंसेंटिव सपोर्ट मिलता था, जहां पे जो क्या हो सकता है कि सर जो भी चीज है हमारा, जैसे कि सिलिकॉन फैब्स है, मतलब सिलिकॉन की ही तो बनती है सारी चीजें, इसके अलावा सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, असेंबली है, टेस्टिंग यूनिट है, चिप डिजाइन के लिए 50% तक क्या है, आर्थिक सहायता यहाँ पे प्रदान की जाती थी। सॉरी बच्चों। इसके अंदर हमने 1.64 लाख करोड़ रुपए वाले 12 सेमीकंडक्टर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी। इसके अलावा 2.0 के अंदर अपन ने काफी काम किए। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई, केंद्रीय बजट के अंदर कितनी, 2026-27 के अंदर की गई। इसके अंदर क्या है सर, फुल स्टेक भारतीय सेमीकंडक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी को डिजाइन करने व घरेलू व वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, इसका 6 स्तंभों पर चलता है। पहला स्तंभ है जो सर मैं डिजाइन करता हूँ, ठीक है, डिजाइनिंग के लिए मैं काफी सारी वित्तीय सुविधाएं प्रोवाइड कराऊंगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरा, मशीनरी, जो उपकरण बनाने के लिए मशीनरी चाहिए होती है उसको डेवलप करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है सर, और सामग्री, रॉ मटेरियल बनाने के लिए भी हेल्प की जाएगी, आपके लैब स्थापित करना। इसके अलावा जो आपकी टेस्टिंग यूनिट होती है, एटीएमपी, ओसैट, उद्योग को लिए जो है यहाँ पे मजबूत करना, रिसर्च और डेवलपमेंट। इसके अलावा जो है टैलेंट डेवलपमेंट के जरिए क्या है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं अपन इसके बारे में कि सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम, ठीक है, 1,27,500 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 को 2021 में 76,000 करोड़ के इंसेंटिव फ्रेमवर्क के साथ लॉन्च किया गया था, जो सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए 100% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नहीं सर, 100% नहीं है, कितनी है, 50% है, देखा था ना, 50% है। ठीक है, देन इसके अलावा सेमीकॉन 2.0 का एक स्तंभ के तहत एटीएमपी और ओसेट इकाइयों को बढ़ावा देकर, ठीक है, बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने पर जोर दिया जाए। अभी बताया था 6 पिलरों के अंदर हमारे पास क्या है, एटीएमपी ओसेट उद्योगों को बढ़ावा देना भी है। मतलब ये क्या काम करता है सर, ये टेस्टिंग का काम करता है। ठीक है, किस चीज का काम करता है, टेस्टिंग का काम करता है। जैसे कि आपके देखिए कि आपके जो आईसी चिप बनती है, ठीक है, आईसी चिप के अलावा आपके जो मोटर हो गए हैं, इंडक्शन हो गए, सारी चीजों के अंदर जो है आपके जो आईसी चिप्स लगती है, जो छोटे छोटे नोड्यूल्स लगते हैं, एनएम वाले, 8 एनएम वाले, ये सब, इन सब की टेस्टिंग करने का काम ये सारे उद्योग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको भी क्या क्या है, मजबूत करने पर जोर दिया गया है। और आपके अंदर क्या पूछा, सही सही क्या हो जाता है हमारे, केवल एक और 3। और आज का हमारा लास्ट पॉइंट बचता है बच्चों, कौन सा, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ठीक है, हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर विश्व में दूसरे नंबर पे आते हैं, और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन से पे आते हैं, विश्व में पहले नंबर पे आते हैं। ठीक है, देन यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ न्यू मोबाइल फोन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यहाँ पे कितना, 62,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन के साथ एक नई मोबाइल फोन निर्माण योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसके तहत क्या क्या काम किए जाएंगे, चलिए, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई, पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। मतलब जितना आप उत्पादन बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा मैं आपको इंसेंटिव बांटूंगा, कुछ ना कुछ, कोई प्रोत्साहन राशि या किसी ना किसी तरह की वित्तीय सहायता आपको प्रदान की जाएगी। इसके साथ जो है सफलता पर आधारित है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, पीएलएसआई एलएसईएम को भारत को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसकी अवधि कितनी है, 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई है। ठीक है, इसके साथ अब नई लॉन्च की गई है, और इसकी अवधि कब तक है सर, इसकी अवधि है 5 साल के लिए, मतलब कि सर 2030-31 तक है। ये कहाँ तक है, नई वाली जो स्कीम है आपकी एमएमपीएस एमपीएमएस, कब तक है, 2030-31 तक। ये भी याद रखना है, इसकी अवधि 5 वर्षों की है। ठीक है, देन चलिए, कि क्या करेगा, इसका मकसद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है और ग्लोबल लेवल कंपटीशन में बेहतर स्थिति बनाना। फिर क्या है, 5 साल की स्कीम है जो 26-27 से शुरू होगी और 30-31 तक चलेगी। इसमें भारत में मोबाइल फोन की एलिजिबल बिक्री पर कितना हो जाएगा,
2.25% से 5% तक का क्या मिलेगा आपको, इंसेंटिव सपोर्ट मिलेगा। मतलब कि आप जितना उत्पादन यहाँ करोगे और ढंग से उसको बेचोगे तो उस पर हम आपको क्या करेंगे, 2.25% से 5% तक तो आपको क्या देंगे, इंसेंटिव सपोर्ट देंगे। और ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स को जरूरी कॉन्सेप्ट और सब असेंबली की घरेलू सोर्सिंग बढ़ाने पर, मतलब कि जो आप बाहर से मंगा रहे थे अभी तक, ठीक है, इसके अलावा जो असेंबली वगैरह आप बाहर से करवा रहे थे, उसकी जगह अगर आप घरेलू सोर्सिंग करते हो, घर यहीं पे मतलब भारत के अंदर ही अगर आप उत्पादन या फिर असेंबली वगैरह करवाते हो, तो उस पे क्या मिलेगा आपको, 1.5% तक तो आपको अतिरिक्त इंसेंटिव भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा उन कंपनियों को एलिजिबल बिक्री पर 3% अतिरिक्त इंसेंटिव देती है जो प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है, मतलब कि मोबाइल फोन जो है उसकी डिजाइन, उसका रिसर्च और डेवलपमेंट मतलब शोध व अनुसंधान, इसके अलावा भारतीय ब्रांड बनाने में क्या करती है, निवेश करती है, उनको और क्या मिलेगा, अतिरिक्त 3% मिलेगा। क्लियर है, इसका मदद क्या होगा, वैल्यू एडिशन बढ़ाना है, वैल्यू चेन को मजबूत करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, बाकी सब जो है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे उम्मीद है कि इसके दौरान कितना हो जाएगा सर, लगभग जो है 39 लाख करोड़ रुपए के, लगभग जो है 39 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, फोन का उत्पादन होगा, और लगभग जो है 60,000 डायरेक्ट नौकरियां क्या हो करेगा, ये पैदा करेगा। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एमपीएमएस को 62,500 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी गई और ये बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 2020 से 26 के लिए पीएलआई स्कीम की सफलता पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है सर। इस योजना के तहत निर्माताओं को मोबाइल फोन की बिक्री पर 2.25 से 5% तक इंसेंटिव मिलता है, साथ ही घरेलू सोर्सिंग और आर&डी निवेश पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाता है। बिल्कुल सर, इस पे भी मिलेगा। कितना है सर इस पे, बताओ सर, अतिरिक्त जो है 1.5% है। ठीक है, ये भी सही है सर। ये योजना फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2035-36 तक 10 वर्षों के लिए लागू, नहीं सर, दोनों गलत है सर। कितना है, 2030-31 तक है। कब तक है सर, 5 वर्षों के लिए लागू। ठीक है, तो थर्ड गलत है यहाँ पे, ये गलत हो जाता है, तो केवल 1 और 2 हमारा सही हो जाता है। तो देखिए आज अपन ने काफी सारे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस और काफी सारी चीजें कर ली है बच्चों। ठीक है, हमने सीसीटीएस देखा है, बाकी सारी चीजें देखी है। ठीक है, तो देन हमारे पास बच जाता है बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन, और देखिए इसी के साथ हमारे इस हफ्ते के जो टॉपिक्स है वो सारे खत्म हो जाते हैं। ऑल ओवरऑल हमारी इजी एक्सप्लेनर सीरीज भी चल रही है, हमारी न्यूज टू मार्क्स सीरीज भी चल रही है, इसके अलावा मैथ्स मैनियाक है हमारी, जो है रीजनिंग है, वोकैब वाइब्स है, बहुत बहुत सारी चीजें चल रही है। तो ये सारी आप चीजें याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने न्यूज टू मार्क्स का इस वीक का काम तो अपन ने कर लिया है। इजी एक्सप्लेनर के अंदर भी अपन सारे काम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बार के सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है सर, एक तो है मेरे पास पीएम, ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, दो हमने सर जो है यहाँ पे पैक्ट साइन किए, यहाँ पे ट्रीटी जो है संधियां साइन की है, रोड मैप या सर एक की है हमने किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ, 2030 तक का रोड मैप है ये। सर एक जो है हमने परमाणु ऊर्जा की संधि साइन की है, उसको फाइनल रूप दिया है किसके साथ सर, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे सर, यूरेनियम आयात किया जाएगा भारत द्वारा। क्लियर है, ये चीज याद रखेंगे सर। एक हमने योजना पढ़ ली, दूसरी सर और दो योजना पढ़ी अपन ने। सर एक है हमने सीसीटीएस कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम को हमने किसके लिए राजी कर दिया है सर, स्टील उद्योग के लिए राजी कर दिया है। ठीक है, सिस्टम क्या होता है वो मैं बता ही चुका हूँ। भारत जो है इसमें कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा स्थान है। भारत स्टील उद्योग के अंदर दूसरे नंबर पे आता है, लगभग भारत में 10 से 12% तक कार्बन उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है, स्टील उद्योग के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको भी हमने इंक्लूड किया है। इसके अलावा हमने एक नीति भी देखी थी सर, ठीक है, स्टील नीति कब की, 2017 की।
ठीक है, ये तीन चार चीजें हम बनने पड़ी। इसके बाद सर हमने, अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल अफेयर्स की, तो हमने एक चीज देखी थी सर, कौन सी? सबांग पोर्ट। सबांग पोर्ट के अलावा हमने सर यहाँ पे विंबलडन देखा टूर्नामेंट, वर्ल्ड का सबसे पुराना, 1877 के अंदर इंग्लैंड के अंदर शुरू हुआ था पहला टूर्नामेंट जो है, मैन सिंगल हुआ था। अकेला ऐसा टूर्नामेंट है जो घास के मैदानों पर खेला जाता है सर। चार जो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है उनके अंदर ये तीसरे नंबर पे होता है क्रम के अनुसार। पहले पे होता है सर मेरा ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे पे फ्रेंच ओपन, तीसरे पे विंबलडन, चौथे पे हमारा क्या होता है? यूएस ओपन। सर इसके अंदर क्या है, लिंडा नॉस्कोवा और जैक सिनर ये दोनों वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं इस बार। क्लियर है? चलिए इसके अलावा अपन आगे चलते हैं। इसके अलावा अपन ने क्या देखा सर? एक देखा मैंने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। सर कब से कब तक है? 2026-27 से कब तक? 2030-31 तक है। 5 वर्षों के लिए जारी की गई है। यहाँ पे भारत जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किस पे है? पहले स्थान पर है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किस पे है? दूसरे स्थान पर है। इसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर हुआ? इसके अलावा और क्या बच जाता है बच्चों? और हमारे पास बच जाता है यहाँ पे सेमीकॉन मिशन। सेमीकंडक्टर मिशन, इस पे अलग से क्लास जरूर लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, इसमें पूरे कंपोनेंट को बिल्कुल ढंग से समझाया जाएगा एक एक टेक्नोलॉजी के साथ। तो ठीक है, इस बार अपन ने इतना सारा काम कर लिया है, इन सबको बस एक बार वापस रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस को रिपीट कर लीजिए, और फिर देख लीजिएगा आप धीरे धीरे क्या होगा कि सर ओवरऑल सारी चीजें एक बार आपको एक सेट के अंदर लगने लगेगी, और फिर आप खुद भी कह देंगे कि सर सही बात है, सिलेक्शन तो आसान है। तो चलिए इसी कोड के साथ हम क्लास को खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे बच्चों अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, सी यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।